स्वागत है आपका नजीब जंग साहब, नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसा कि मुझे आपने बताया था कि इस वक्त आप अमेरिका में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय अपनी आज़ादी की 250वीं जयंती मना रहा है। कल का दिन, आज जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल का दिन हिंदुस्तान के लिहाज से आज का दिन और कल का दिन अमेरिका में 250वीं जयंती मनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सुपर मेज़बान बने हुए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को उसमें बुलाया है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ऐसा सुना गया है कि 2016 से इस तरह के कार्यक्रमों की अमेरिका में योजना बन रही थी। लेकिन इसी वक्त 4 जुलाई को ईरान में भी एक कार्यक्रम हो रहा है, तेहरान में। उनके शहीद किए गए सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार वहां आयोजित किया जा रहा है। उसमें भी सारी दुनिया से, केवल पश्चिमी यूरोप के देशों को और अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो सारी दुनिया से लोगों को बुलाया गया है और ऐसा समझा जा रहा है कि उस कार्यक्रम में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग, 1.5 से 2 करोड़ ईरानी उसमें भाग लेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच में एक चीज मुश्तरका है, एक चीज कॉमन है इन दोनों कार्यक्रमों के बीच में, और वो ये है कि ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा आधिकारिक निमंत्रण भेजा था, लेकिन मोदी जी उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण मोदी जी के लिए अभी तक आया कि नहीं आया नहीं पता है। अभी तक आया होता तो पता लग जाता, क्योंकि जब किसी किसी देश के सर्वोच्च नेता को बुलाया जाता है तो वो तो 15 दिन पहले से उसकी तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो अचानक एक दिन के नोटिस पे वो नहीं जाता कहीं पे। तो जाहिर है कि मोदी जी इंतजार करते रहे होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो जिनको वो अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें अपना दोस्त कहते हैं, ये निमंत्रण नहीं आया। और ध्यान देने की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया था। उसमें भी भारत के विदेश मंत्री उनकी नुमाइंदगी करने के लिए गए थे। लेकिन जहां से निमंत्रण आया बाकायदा, जहां से हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, वहां पर मोदी जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपने एक विदेश राज्य मंत्री को नियुक्त किया जाने के लिए और बिहार के राज्यपाल को नियुक्त किया। जबकि वो चाहते अगर खुद नहीं जा पा रहे थे तो हमारे उपराष्ट्रपति, जो जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनको भेज सकते थे। राष्ट्रपति भारत की नुमाइंदगी वहां जाकर कर सकते थे, या राजनाथ सिंह जैसा कोई वरिष्ठ मंत्री वहां जाकर भारत की नुमाइंदगी कर सकता था। तो ये सब जो हो रहा है, जहां से निमंत्रण आने की उन्हें उम्मीद थी, इस चक्कर में वहां नहीं जा रहे, वहां से तो निमंत्रण आता नहीं है, और जहां से निमंत्रण आया है वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो बड़े तजुर्बेकार हैं, लगातार राजनीति को, सब चीजों को बहुत नजदीकी निगाह रखते हैं। आप इस पूरे मसले को, ये जो एक अंतर्विरोध है, ये कंट्रडिक्शन है, इसको कैसे डिकोड करेंगे? अबे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज फिर याद किया। जी। आपको याद होगा, करीब 1.5 महीने पहले आप ही के मंच पे एक आपसे वार्तालाप हुआ था, जी। और मैं आपको उस दिन की याद दिलाता हूँ, और इस मसले को डीकोड करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है, इस ड्रामे का सीन 1 एक्ट 1 हडसन इंस्टीट्यूट में लिखा गया था, 1.5-2 महीने पहले, वाशिंगटन में, जहां राम माधव साहब ने ये कहा था कि भाई, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। अमेरिकनों से बात कर रहे थे। आपने कहा कि आप तेल खरीदना छोड़ दीजिए, रशिया से, हमने छोड़ दिया। आपने कहा ईरान से मत खरीदिए, हमने छोड़ दिया। हमने 50% हम पे टैरिफ लगा दिया, हमने छोड़ दिया। अब आप हमसे कितनी अपेक्षा और करेंगे भाई। ये वहाँ के उनका वार्तालाप था हडसन में। उसके बाद हौसबोले साहब आए हिंदुस्तान, वहीं वो भी मौजूद थे अमेरिका में, वो उनके साथ लौटे, और उनका एक बयान आया कि भाई, पाकिस्तान से अब दोस्ती करनी चाहिए और हमें भाईचारा उनसे स्थापित करना चाहिए। अब ये देखिए, ये तो आरएसएस का जो बुनियादी प्रॉमिस है उसके खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने तो 1951 में जनसंघ ने कहा था कि अखंड भारत हमको चाहिए। तो अब अखंड भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में तो कुछ एक विडंबना है, लेकिन ये बात उन्होंने की। और उसके बाद आप देखें कि श्रीलंका में भी, और न जाने सिंगापुर या बैंकॉक की भी बात हो रही है, वहाँ भी एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, खुफिया तौर पे।
खुफिया तौर पे चल रही है, जिसमें जिसमें ये कहा, विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि साहब नहीं, हमने तो किसी को ऑथराइज नहीं किया है। सवाल इसका नहीं है कि ऑथराइज किया कि नहीं किया, सवाल ये है कि वहां पर उपस्थित कौन था। क्योंकि जो खबरें आई हैं वहां ये खबरें आई हैं कि आरएसएस की नुमाइंदगी वहां हुई है। तो अब ये सब क्यों हुआ? राम माधव का भी नाम आया है उसमें, राम माधव का भी नाम माता का नाम आया। तो अब ये सब क्यों हुआ है, इस पे सोचना है। और मेरा आपसे कहना ये है, इसके अलावा एक चीज वो चली है आप 2 महीने पहले, कि जब अमेरिका का अटैक हुआ और इजराइल का अटैक हुआ ईरान पे, उससे एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल में मौजूद थे। वहाँ फादरलैंड और मदरलैंड की बात की गई। एक फादरलैंड तो लफ्ज बड़ा गंभीर लफ्ज है, वो हिटलर इस्तेमाल किया करते थे जर्मनी के लिए। मुझे मालूम नहीं कि किसने प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच लिख के दी है। और सवाल ये उठता है कि क्या विदेश मंत्रालय और हमारे एम्बेसडर साहब जो टेल अवीव में हैं, उनको इसकी कल्पना नहीं थी कि अगले दिन एक अटैक होने वाला है, या रॉ क्या कर रहा था? तो इसका ये मतलब साफ हुआ कि हमारी इजराइल और अमेरिका का जो प्रेशर है, उसने हमें इजराइल उस वक्त भेजा, और हमने ये साफ कर दिया कि हम आपके साथ अब खड़े हैं। गाजा में जो हुआ, जहां लाखों बच्चे और औरतें और मजलूम और बूढ़े मारे गए, अस्पतालों को बॉम्ब किया गया, भुखमरी है, आज वहाँ स्टारवेशन है, वहाँ 4 दफ़ा यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यहाँ पर सीज फायर किया जाए, और हिंदुस्तान ने उसको एब्सटेन किया। ये हमारा इतिहास नहीं है अबे भाई जी। हमारा इतिहास तो मैं आपको याद दिला दूं, जवाहरलाल के ज़माने में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, पंचशील की बात होती है, और जवाहरलाल का स्ट्रेचर ये था कि नासिर और सुकार्नो उनकी बातें सुना करते थे। और आपको वो भी याद होगा दिन जब 1971 में इंदिरा जी ने निक्सन को क्या दो टूक बात सुनाई थी अमेरिका जाके। तो वो एक ज़माना था, और अब एक ये ज़माना है कि अब इनके प्रेशर में हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप ईरान पे आइए। ईरान में अयातुल्ला ख़ुमैनी, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, ये सिर्फ एक अयातुल्ला नहीं थे। अयातुल्ला तो 4-5 हैं, एक इंडोनेशिया में भी बैठे हैं अयातुल्ला। ये ग्रैंड अयातुल्ला थे, और ग्रैंड आयतुल्ला को ईरानियों ने और शिया कौम ने एक वली का दर्जा दिया है। वली की डेफिनेशन एक प्रॉफिट से कम होती है। तो जिस आदमी का ये दर्जा हो, और वो प्रेसिडेंट हो वहाँ का, या वहाँ का सुप्रीम लीडर हो, प्रेसिडेंट से तो कहीं ऊपर, तो उसके साथ हम इस वक्त न जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ जब हादसा हुआ, जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो कौन कौन आया था आप जरा याद कर लीजिए। यानी ब्रिटेन से और अमेरिका से और दुनिया भर से कौन कौन आया था। तो ये तो बुनियादी कायदा होता है कि हमें वहां जाना चाहिए था, और जिन लोगों को आपने भेजा है वो अनजाने लोग हैं। ये आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए, इनका तो नाम भी किसी को नहीं मालूम था, नहीं, पहली बार है सुना, भी कि नहीं है। पहली बार नाम सुना। जी, और जो जनरल हसनैन गए, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा ऑफिसर हैं, और मेरे ख्याल उनको इसलिए भी भेजा गया है कि वो शिया हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका वो स्टैचर नहीं है कि इस वक्त वहां भेजा जाए। इसके बरक्स कांग्रेस पार्टी ने तो सलमान खुर्शीद साहब को भेजा है। तो इन सब सूरत हाल को देख के इसमें कोई शक अब नहीं है कि हम उस पाले में जाके बैठ गए हैं जिस पाले में हमारी कदर नहीं है। यहाँ H1B1 वीजा की बात होती है, अमेरिका में हमारे भारतीय लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम इतने साल से हैं, उनको वीजा नहीं मिल रहा है काम करने का। ग्रीन कार्ड के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, आप जरा जाके देखिए बाबा खड़क सिंह मार्ग पे कि कितने हिंदुस्तानी लाइन में लगे हुए हैं वीजा के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए, उनको नहीं मिलता। तो जिस पाले में हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो पाले में हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो कैटास्ट्रफी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में देख रहे हैं, ये कैटास्ट्रफी हमने कभी नहीं देखी हिंदुस्तान की। और इसके बरक्स आप देखिए कि वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं मानता हूं, जो चाइना का आज एक सैटेलाइट बना हुआ है, पाकिस्तान, उसका कद हमसे इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर हो रहा है।
वो स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं उनसे बात करने। वहाँ इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि साहब मेरे तो हिंदुस्तान से 2 ताल्लुक हैं, एक तो मेरी बीवी हिंदुस्तानी है और सॉरी और हिंदू, और एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की वो तारीफ कर रहे थे। तो अब इस सूरत हाल में एक तरफ एक घटिया कंट्री जिसका कोई एक्चुअली कोई वजूद आज नहीं होना चाहिए, उसका ये वजूद हो गया है कि वो हमसे ऊपर है इंटरनेशनली। तो ये कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा कि कब तक ये फॉरेन पॉलिसी जो हम वो एक शेर है कि क्या खुदा ही मिला ना विसाले विशाल सनम, ना सनम इधर ना के इधर के रहे ना रहेगा। उधर के रहे। तो ये हमारा हाल हो रहा है। तो बहुत उम्दा विश्लेषण किया आपने और मैं आपकी बातों से सभी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। एक जिज्ञासा है, ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं कि इजराइल जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके एक दिन पहले नरेंद्र मोदी तेल अवीव में थे और वो नेतन्याहू साहब के साथ में गलवहियां किए हुए उनकी संसद में कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे और फादरलैंड वाला मसला उठा रहे थे। अच्छा, ठीक है। मेरा मानना यह है कि इजराइल के प्रति इन लोगों में एक बड़ा विचारधारात्मक आकर्षण है। वो इजराइल के आईने में जैसा मुल्क वो बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक विशालकाय इजराइल भारत को बना देंगे, एक ऐसा मुल्क बना देंगे जो कि डेमोक्रेसी की बजाय एक फौजी तरीके का मुल्क होगा, जिसमें एक खुफिया एजेंसी होगी, उसका चारों तरफ उसका दबदबा होगा और जो लगातार सारी दुनिया को स्पाई संयंत्र बेच रहा होगा और एक मजहब की उसमें एक मजहब का बोलबाला होगा पूरी तरीके से। इस तरीके से एक इजराइल जैसा मुल्क भारत को बना देना चाहते हैं और ये जनसंघ के जमाने से उनमें है। मुझे याद है मेरे पिताजी के पास जो सभी तरह के नेता मिलने आते थे, जो जनसंघ के लोग आते थे, वो बड़ी इजराइल की उस जमाने में तारीफ करते थे। मैं बचपन में उनको सुनता था कि वो राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होता है, राष्ट्रीय अधिकार क्या होता है, ये सब बातें उसमें तब होती थी और इजराइल का हमेशा एक संदर्भ रहता था। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि इजराइल से संबंध बनाने के लिए क्या जरूरी था कि वो ईरान से अपने संबंधों को कैंसिल कर देते, क्योंकि नरसिंह राव के जमाने में इजराइल से संबंध बने थे। लेकिन ईरान से संबंध तो कभी खराब नहीं किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी ईरान से संबंध नहीं खराब किए गए। इजरायलियों ने दबाव भी डाला, वाजपेयी ने उसको नहीं माना उस दबाव को। तो ईरान से संबंध खराब करने की जरूरत क्या थी? क्या इस बार इजराइल ने और नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के सामने शर्त रखी थी कि भाई ईरान के साथ संबंधों को तोड़ दो पूरी तरीके से? आपने तो खुद ही जवाब दे दिया, अपनी बात का कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू साहब ने हिंदुस्तान को बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आप इनसे संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि इनसे संबंध खराब रखेंगे। हमारा चाबहार पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है साहब, $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। $250 मिलियन का अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट का वादा है। हम उसको भूल रहे हैं। हम वो भूल गए कि वहां से हम तेल सस्ता खरीदते हैं। ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे जो उस्ताद यहाँ अमेरिका में बैठे हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। और ये यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी एक आंतरिक कमजोरी हो गई है। इजराइल से तो देखिए, खैर ये एक पुरानी बात है कि ये एक एंटी मुस्लिम एटीट्यूड भी है, क्योंकि इजराइल को आज समझा जाता है कि वो मुसलमान मुल्कों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और इसलिए हिंदुस्तान उनकी तरफ जाता है। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है। उन्होंने, आपने याद किया होगा, पता नहीं आपका फोन बच गया कि नहीं बच गया, पेगासस जो हुआ था वो कहाँ से टेक्नोलॉजी आई थी। तो ये जब सब हरकतें हैं, इजराइल से दोस्ती जनसंघ के जमाने से तो मैंने आपको बता दिया वो वजह साफ है। आज के जमाने में चूंकि एक नेशनलिस्ट राइट विंग एक प्रभाव है हिंदुस्तान पे, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियंस की कोई गिनती नहीं है, तो उसमें तो इजराइल से दोस्ती स्वाभाविक है। और जब अमेरिका ये कह देगा कि आप ईरान से दोस्ती नहीं कर सकते, तो आपने ईरान को इंसल्ट कर दिया। क्योंकि आयतुल्लाह की इस दिन पे देखिए, आयतुल्लाह का देहांत तो 4 महीने पहले हुआ है।
जी जी। लेकिन उन्होंने उनको बर्फ में रखा है ताकि उनको मुहर्रम में दफनाया जाए। तो ये उनकी शहादत है, क्योंकि इसी दौरान इमाम जी हुसैन की शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को। जी। तो ईरान ने तो अपनी शहादत की बात की है, ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था। और ये अबे भाई एक हमारे लिए मौका था अपने रिश्ते सुधारने का, वो आप चूक गए। आपके फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा सकते थे? ये कैसी बात है भाई, वो तो दुनिया भर घूमता है, बिल्कुल। ये कैसी बात? मुझे तो, मेरी तो आई मीन कल्पना से परे है कि हमारा वहाँ इतना पुअर रिप्रेजेंटेशन हो आज की तारीख में, और ख़ासकर इस वक्त जबकि पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल दुनिया में छाया हुआ है अपनी डिप्लोमेसी के लिए। और शहबाज शरीफ जा रहे हैं वहां खुद? 100% जाएंगे। और जा रहे मुझे हैं, ऑलरेडी घोषणा हो गई उनकी जाने की वहां पे। तो मुझे ताज्जुब नहीं वो कि तो पहुंच मुनीर गए भी हैं, जाए। पहुंच गए होंगे वहां पे, पहुंच गए होंगे। नहीं, मुझे ताज्जुब नहीं कि फील्ड मार्शल मुनीर भी पहुंच जाए। हाँ हाँ, हो हीरो सकता है। बनने हीरो बिल्कुल बनने का तो यही मौका है ना। बिल्कुल। अब कांग्रेस की तरफ से कई लोगों को निमंत्रण था। मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण था, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनको निमंत्रण था, जी और जी सलमान खुर्शीद साहब को निमंत्रण था। सलमान जी खुर्शीद हाँ विदेश मंत्री रह चुके हैं, वो जी। गए हैं वहां पर, वो गए हैं। एक जैन मुनि हैं, उनको भी निमंत्रित किया था। सुशील हाँ मुनी हाँ, शायद नाम है। जहाँ जी सुशील हाँ मुनि को भी जी निमंत्रित किया गया हाँ था। तो ईरान ने जिस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के जी अलावा। जी जी जी, जी वो भी नहीं जा रहे हैं। तो जी। ये अपने आप में ये बताता है कि जानबूझकर ये इस तरह की इन्होंने ये हरकत की है। लेकिन इस हरकत के बड़े बहुत भारी व्यवहारिक नुकसान हो रहे हैं। इसकी जो नैतिकता वगैरह है वो तो छोड़ दी, उसको आपने व्याख्या अच्छी तरह कर दी। तो हम सब लोग समझते हैं कि वो पानी की तरह मर रहा है। जी अबे भाई हुर्मुज उनके पास है, जी जी। तेल वो देते हैं। हाँ। हमारे हम उनसे बार बार कह रहे थे कि भाई दो चार हमारे अपने जहाज इधर आने दीजिए, हमारा तेल आ रहा है। हम्म, हम उनसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और जी। सबसे बड़ी बात ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार पहले कहा था कि हम्म, हिंदुस्तान में एक शिया आबादी है जो हाँ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। उनके हमदर्दी पास क्या रखती है है? उसके आपने तो, प्रति। हाँ। और जब हिंदुस्तान की इलेक्शन में 2 या 3% में इधर उधर हो जाता है तो ये तो हम्म, आपने 1.5-2% वोट खो दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक ये भी पहलू है कि जो एशियाई राजनीति है, मतलब ग्लोबल मंच के ऊपर जो एशियाई राजनीति है, इस एशियाई राजनीति में ईरान के साथ बेहतर संबंध होना भारत के लिए हर तरह से बहुत मुफीद था। अब जब पाकिस्तान को ईरान ने कभी पसंद नहीं किया, अब पाकिस्तान इनके साथ ईरान के नजदीक जा रहा है, और भारत ने अपने आप को ईरान से दूर कर लिया है, ईरान की तमाम कोशिशों के बावजूद। तो इस तरीके से तो भारत ने एशिया के मंच पर, खासतौर से दक्षिण एशिया और जो खाड़ी के देशों की मिलीजुली जो राजनीति है, उसके मंच पर भी भारत का विदेश नीति के मुकाम पर काफी नुकसान दिखाई पड़ता है इसमें। इसमें कोई शक ही नहीं है। जी हम तो देखिए कहीं के नहीं रहे साउथ एशिया में। जी। बांग्लादेश में अब हम कोशिश कर रहे हैं, जब हमने नए सफीर भेजे हैं कि इनसे हम्म, ताल्लुक सुधार दिए जाएं। हम्म, अदरवाइज जब ये इनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आई तो हम्म, उसके बाद बांग्लादेश से हमारे कितने बदतर ताल्लुकात हो गए थे। हम्म, नेपाल से हमारे ताल्लुकात वैसे ही बिगड़ते रहते हैं। हम्म, श्रीलंका हम पे भरोसा नहीं करता है। हम्म, चीन हम पे भरोसा नहीं करता है। पाकिस्तान पे तो हमने एक लकीर खोद के खींच दी है कि भाई उनसे बातचीत नहीं होगी या दोस्ती नहीं होगी। तो हम्म, हम कहाँ जाएंगे? अ, ये किसी ने ये तो कहा है ना सर कि देखिए, मैं हम्म, अपनी पैदाइश और अपने नेबर नहीं चुन सकता हूँ इस तरह से, जब मुल्क इस तरह हो बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हमने तो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है इस हम्म, राजनीति में। हम्म, और ये मेरे मेरे लिहाज में ये बहुत ही इमेच्योर टाइम निकला है पिछले 1 डेढ़ 2 साल का हिंदुस्तानी फॉरेन हम्म, पॉलिसी का। हम्म। मुझे तो लगता है कि विपक्ष को और दूसरे विशेषज्ञों को अपने लेखन के जरिए, अपने बोलने के जरिए सरकार पे एक दबाव बनाना चाहिए कि वो कम से कम देश को यूं तो बताएं कि इजराइल से अच्छे संबंध रखने का फायदा क्या है, वो विशुद्ध नेट नेट गेन क्या है इजराइल से अच्छे ताल्लुकात रखने का। और इस शर्त पे कि ईरान से ताल्लुकात खराब कर लें आप दुनिया के सभी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे रख सकते हैं, लेकिन ये शर्त तो नहीं मानी जा सकती कि हमसे ताल्लुकात तभी अच्छे होंगे जब अमुक देश से अपने ताल्लुकात खराब कर लें। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त इजराइल से जिस तरह के ताल्लुकात हैं, सरकार को चाहिए और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनाया बनाया जाना चाहिए। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि भाई अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, इसका तो एक तर्क समझ में आता है पूरी तरीके से। अमेरिका एक दूसरी चीज है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने की क्या तुक है?
और उसमें आपको क्या फायदे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के मामले में किस किस्म की, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कही जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसके नाम पर हम ये करें जो आज कर रहे हैं हम। और इजराइल से हमको क्या प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त होता रहा है अभी? मोदी जी इजराइल से क्या लाए हैं भारत के लिए? ये सब और चीजें इस पे स्पष्ट होनी चाहिए। और इस पे भी आप विचार कर लें जी, कि जी। आज की तारीख में दुनिया का कोई मुल्क इजराइल के साथ नहीं है। कोई मुल्क जो नहीं। इजराइल ने गाजा में किया है, हुँ, आज पूरा यूरोप उनके खिलाफ है, आज पूरा हुँ, साउथ ईस्ट एशिया उनके खिलाफ है। हुँ, मेरा तो ये कहना है कि जो शरीफ इनोसेंट यहूदी बेचारे दुनिया में रह रहे हैं, हुँ, उनके खिलाफ एक माहौल पैदा कर दिया है ये नेतन्याहू साहब ने। हुँ, हम यहाँ न्यूयॉर्क में जब चलते हैं और हम देखते हैं बेचारे यहूदी घूमते हैं, तो हुँ, उनको लोग एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं आज। हुँ, हुँ, ये सब जो हैं ये ज़ायनिस्ट नहीं है, हुँ, और हम सब एंटी सेमेटिक नहीं हैं। हुँ, लेकिन इस वातावरण में जो हुँ, आम जू है उसकी जिंदगी दो भर होती जा रही है। हुँ, इसराइल एक आज ऐसा मुल्क है जो अकेला खड़ा है एक हुँ, आदमी की जिद पे, वो हुँ, नेतन्याहू साहब है। हुँ, और एक एक तबका है इसराइल में जिसको हम जायनिस्ट कहते हैं, जो हुँ, 1948 से लड़ रहा है, जो कहता है कि हुँ, पैलेस्टीन को नस्तानाबूद कर दीजिए और हुँ, अपना एरिया जो आपने जिक्र किया बढ़ाते चले जाइए। हुँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल, हुँ, कि इसको बढ़ाते चले जाइए। अब हम हुँ, हमें चूज करना था कि हुँ, क्या हम ये एक बचकानी इसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे कि उस मुल्क से दोस्ती की जाए जो हुँ, बिल्कुल दुनिया में अलग थलग पड़ा है, हुँ, जिससे कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। और ट्रम्प साहब खुद नेतन्याहू को डांट देते हैं कि हुँ। ये भी तो आपने पढ़ा होगा कि नेतन्याहू को खुद वो कह रहे हैं कि हाँ, भैया ये एफ मसला एफ खत्म वर्ड का कीजिए। भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कि हाँ, ये आप खत्म कीजिए इस मसला। लेकिन हुँ, वो शख्स ऐसा है हुँ, कि वो नहीं मानता। हुँ, मैं एक और आपसे इसी संदर्भ में कहना चाह रहा था कि देखिए हुँ, पाकिस्तान ने क्या किया है। हुँ, पाकिस्तान हमारी इंडस ट्रीटी को ले गया इंटरनेशनल कोर्ट में, हुँ, और इंटरनेशनल कोर्ट में ये कह दिया है कि साहब ये ट्रीटी ऐसे नहीं खत्म कर सकते आप। हुँ, और हम आज कह रहे हैं कि हुँ, नहीं, हम इस कोर्ट का निर्णय नहीं मानते। हुँ, ये- हिंदुस्तान तो ये कह नहीं सकता, हमने कभी ये चीजें नहीं कही हैं। हुँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम पराया बनना चाहते हैं? हुँ, ये हमको सोचना। अच्छा, आपने ऑपोजिशन की बात की, तो अबे भाई, ऑपोजिशन से तो आप उम्मीद ना करें। हुँ, हुँ, उनको तो उनको उनसे तो कहाँ हैं, किस तरफ बोल रहे हैं, उनका लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड को जानता है कि नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। हुँ, और ये टूट टूट के इनको ख़त्म किया जा रहा है। हुँ, तो जब तक, जैसे कि 1977 में एक रेवोल्यूशन आया था और जनता हुँ, पार्टी बनी थी डर के मारे, जी, जी। वैसी कोई बात नहीं होती, तो आप ये हुँ, ऑपोजिशन को उम्मीद ना कीजिए। हुँ। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है जो हम अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं कि मोदी जी के एक तो ये है कि आरएसएस का अपना विचारधारात्मक आग्रह है, लेकिन मोदी जी के पास कुछ प्रोफ़ेशनल विदेश सेवा के अफ़सर हैं, जो कि विदेश नीति के सवाल पर मोदी जी को राय देते हैं। जयशंकर का भी कोई आरएसएस वाला कोई अतीत तो है नहीं, जो अब मौजूदा विदेश मंत्री हैं, वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बहुत से लोग सत्ता जोड़ना चाहते हैं, आते हैं, सत्ता में भाग लेने का मौका मिलता है, वो विदेश मंत्री बने हुए हैं भारत के। ये सब लोग दरअसल मोदी जी को इसमें क्या राय देते होंगे? या मोदी जी का मन पढ़ लेते हैं, रुझान पढ़ लेते हैं, उसी के हिसाब से राय दी जाती है? या वास्तव में कुछ मुल्क की ये लोग तो जो करियर प्रोफेशनलिस्ट हैं, करियर विदेश मंत्री विदेश सेवा के लोग हैं। इनकी तो ड्यूटी बनती है कि जो इन्हें सिखाया गया है कि वो उस तरह की कम से कम राय दें, उनकी राय मानी जाए या ना मानी जाए। मेरा ख्याल आपको बहुत अपेक्षाएं हैं इन लोगों से, क्योंकि ये एक वन मैन पॉलिसी चल रही है। आज की तारीख में मैं नहीं समझता हुँ, कि कोई मंत्री, कोई सेक्रेटरी इस हैसियत में है हुँ, कि वो प्रधानमंत्री जी को सीरियसली बैठ के एडवाइस करे हुँ, कि आप इस तरह देखिएगा। हो सकता है कि कुछ गुफ्तगू होती हो, हुँ, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों की ये हैसियत नहीं है। हुँ, मैं कल किसी को उदाहरण दे रहा था हुँ, कि जब नरेश चंद्रा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थे हुँ, और नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो हुँ, नरेश चंद्रा उनके पास गए हुँ, और कहा कि साहब, आपके पास अब फॉरेन पैसा नहीं है, हुँ, अब आप अनलेस पॉलिसीज अपनी चेंज नहीं करेंगे, हुँ, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। ये कैबिनेट सेक्रेटरी की शख्सियत थी। हुँ,
कि ये वो कह सकते थे प्रधानमंत्री को और बात करते थे, और जो सेक्रेटरीज बैठ के प्राइम मिनिस्टर से सामने बात करते थे वो यस और नो में बात होती थी। आज आप समझते हैं कि कोई सेक्रेटरी जाके प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है? मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि किसी सेक्रेटरी में, या सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, किसी मिनिस्टर में, अमित शाह साहब की बात शायद अलग हो या राजनाथ सिंह साहब की बात शायद अलग हो कि गुफ्तगू होती हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के या और लोग हैं, ये जाके प्राइम मिनिस्टर से कुछ ऐसी एडवाइस करें जो कॉन्ट्ररी हो टू प्राइम मिनिस्टर्स थिंकिंग। ये हाँ में हाँ मिलाने वाली बात है। और ये सब ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि जब एक लीडर एक 8-10 साल में इस ऊंचाई तक पहुंचता है, और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी एक बहुत बुलंदी पे हैं, कि उस बुलंदी पे वो इतनी खुली दिमाग से सोच सकें कि इन सब की बातें सुने और इन सब की एडवाइस लें, और इस माहौल में ये लोग एडवाइस देने की हैसियत में हों, मैं नहीं समझता। जी, बिल्कुल आपने वज़ा फ़रमाया। हालात इसी तरह के हैं और निहायत ही अफ़सोसनाक हैं। जब भी मैं विदेश नीति के सवाल पर, इन सवालों के ऊपर चर्चा करता हूँ, तो उसका बाद में नतीजा यही निकलता है कि वो अफ़सोस के साथ ही हम लोगों को उस चर्चा को समाप्त करना पड़ता है। इससे मुल्क का भविष्य ख़राब हो रहा है। हमारी ईरान से संबंध ख़राब होने पर सबसे सीधा असर हम लोगों की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है, और इसके नुकसान और भी धीरे-धीरे करके समझ में आएँगे, और हम लोग इससे निकलने वाले प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से समय निकाला नई परख के दर्शकों को संबोधित करने के लिए। हम लोग जल्दी ही फिर थैंक यू। मिलेंगे। नमस्कार। शुक्रिया।